नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, बात राष्ट्रवाद की, तो दो अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे कश्मीर की सच्ची रिपोर्ट पर। कांग्रेस इतना क्यों डर रही है भाई कि राजस्थान के कोटा में फिल्म देखने से रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर कौन कटघरे में है, आपको बताएंगे। डिबेट नंबर 2 यानी दूसरे मुद्दे में हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर बड़े खुलासे की। सुप्रीम कोर्ट की बनी कमेटी की सीक्रेट रिपोर्ट में कैसे किसान आंदोलन का कच्चा चिट्ठा सामने आया, कैसे आंदोलन जीवी एक्सपोज हुए, आज इस पर चर्चा करेंगे डिबेट नंबर 2। लेकिन पहले आज का पहला मुद्दा, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का सच उजागर करने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स से कांग्रेस परेशान। कांग्रेस को अब जनता तक सच पहुंचने का डर सता रहा है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार ये सच जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहती, इसके लिए गहलोत सरकार ने कानून का सहारा लिया, यह आरोप लग रहा है। राजस्थान के कोटा में पूरे 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई। कश्मीर फाइल से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई। कोटा में हर तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कानून का सहारा लेकर कांग्रेस सच का गला घोटने का काम कर रही है। एक बार बयान सुनिए पहले। 44 पीएफआई ने जब यहां प्रदर्शन किया, स्टेडियम में सभा की, तब क्यों नहीं लगाई? तब सांप्रदायिक बातें और भाषण हुआ, तब राजस्थान सरकार को लगा नहीं कि इससे शांति भंग होने वाली। अब कश्मीर फिल्म से शांति भंग हो रही। कश्मीर फिल्म से कोई शांति भंग होने वाली नहीं है। कश्मीर फिल्म से सच्चाई पर पड़ा हुआ पर्दा, जो बरसों से सच्चाई को दबाकर बैठा था, वो हटने वाला है। उससे सरकार भयभीत है, लेकिन सरकार धारा 144 और कानून की आड़ लेकर सच्चाई का गला नहीं घोंट सकती। आखिर इस सच्चाई के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। राजस्थान में उनकी जहां पर सरकार है, वहां पर कोटा में उन्होंने कश्मीर फाइल्स पर एक कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर वहां पर 144 धारा को लागू किया है, जिससे कि लोग जनमानस जो बड़े बड़े समूह बनाकर इस फिल्म को देखने जा रहे थे, थिएटर में जा रहे थे, वो न जा पाए। ये दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इतनी बौखलाई हुई है और सच को दबाने का हर प्रयास कर रही है। वहीं कोटा के जिलाधिकारी ने ऑर्डर निकालकर जिले में धारा 144 लगा दी। इस ऑर्डर की कॉपी में साफ लिखा है कि कश्मीर फाइल्स की वजह से धारा 144 लगाई गई है। हालांकि इसमें त्योहारों की वजह से भी धारा 144 लगाने का जिक्र है। एक तरफ कांग्रेस सच को दबाने का अब भी प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत नए खुलासे कर रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जिससे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सवालों के घेरे में। फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहते 1997 में प्रवासियों की संपत्ति को लेकर एक कानून लाया गया। 1997 के कानून का यह दस्तावेज बताता है कि कैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रवासियों की पहचान की और उनकी संपत्ति से जुड़ा कानून बनाया। इस कानून के तहत उनको प्रवासी माना गया, जिन्होंने 1 नवंबर 1989 के बाद जम्मू कश्मीर से पलायन किया था। यानी कश्मीरी हिंदुओं को बसाना तो दूर, उनको प्रवासी बता दिया गया। आज फारूक अब्दुल्ला से इस पर सवाल पूछा गया तो फारूक बौखला गए, गुस्से से लाल पीले हो गए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आरोप तो लगते रहते हैं। सुनिए एक बार फारूक अब्दुल्ला। आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था कतले। बिल्कुल वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी? उसमें बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। कल रात 9 बजे पाठशाला में मैंने आपको यह भी दिखाया था कि फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान 80 के दशक में कैसे जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ते थे। मैंने आपको यह भी दिखाया था और बताया था कि कैसे फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला और खुद फारूक अब्दुल्ला एक ऐसा विधेयक लेकर आए थे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, जिसके जरिए पीओके से लोग, पाकिस्तान से वो लोग जो कश्मीर छोड़कर चले गए थे, वो आकर वहां, और उनकी संपत्ति वहां कश्मीर में थी, वो आकर वहां रह सकते थे। मतलब इनके लिए पीओके और पाकिस्तान के लोगों
के लिए कश्मीर में जगह थी, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं थी। जो पीओके और पाकिस्तान के लोगों को अधिकार देना चाहते थे, वो अपने ही देश के कश्मीरी हिंदुओं को प्रवासी बता रहे थे 97 में कानून लाकर। और अब कांग्रेस पार्टी धारा 144 लगाती है, कश्मीर फाइल्स का नाम उसमें लिखा है। फिल्म नहीं देखने देंगे क्या? और नहीं देखने देंगे तो सच छुप जाएगा क्या? न्यूज चैनल्स भी बैन कर देंगे, न्यूज की पाठशाला भी बंद कर देंगे, राष्ट्रवाद भी बंद कर देंगे, टाइम्स नाउ भारत भी बंद कर देंगे क्या? क्योंकि हम तो दिखाएंगे, फैक्ट के साथ दिखाएंगे। और ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल कि कश्मीर की सच्ची फाइल से कांग्रेस क्यों डर रही है? कुछ नहीं किया तो देखने दो लोगों को। द कश्मीर फाइल्स को रोकने के लिए धारा 144 क्यों? पीएफआई को खुली छूट, कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी क्यों? फारूक अब्दुल्ला को क्या नरसंहार की पूरी जानकारी थी? और इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित अंबरदार कश्मीरी पंडित हमारे साथ हैं। आतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। और कांग्रेस के नेता अजय वर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ गए। अजय वर्मा जी, कश्मीर फाइल्स को लेकर यह धारा 144 जो राजस्थान में लग रही है कोटा में, क्या जरूरत है इसकी? ऐसा क्या इनपुट है सरकार के पास कि आपको धारा 144 लगानी पड़ रही है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सुशांत जी, स्टेट्स का हो या केंद्र का मामला हो, ये तो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ बैठ के टेलीविजन पर, या दिल्ली में, या गाजियाबाद में, या यूपी में। अब राजस्थान सरकार का मामला है, उसने महत्वपूर्ण देखा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर तो जिम्मेदारी उसकी है, तो उसने जो करा है तो राजस्थान सरकार ने ठीक किया है। क्या करा है, कैसे करा है, क्या करा है। जहां तक पिक्चर का सवाल है सुशांत जी, आपने सुना हो, अच्छी चीजें हैं, पिक्चर आप दिखाएं, लेकिन कम से कम वास्तविकता तो उसमें चीजें दिखाएं। अब आपके एक सीनियर एयरफोर्स के ऑफिसर हैं रवि खन्ना साहब, उनकी मिसिज ने कोर्ट में एक केस किया है कि वास्तविकता से दूर है, आर्मी का अपमान है, मेरे पति का अपमान है। उनका इंटरव्यू और वीडियो आपको भेज दूं, वो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है मीडिया उसको। एक दूसरा, परजानिया एक फिल्म आई थी गोधरा कांड जब हुआ था, और उसको जब देखने के लिए आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने और उन लोगों ने, वो भी पिक्चर थी, लोकतंत्र था, वो भी हिंदुस्तान था, कश्मीर जब भी था, गुजरात जब भी था, पिक्चर हॉल फूंक दिए, दंगे कर दिए, लोगों को मार दिया कि पिक्चर ना देखें। वो कौन सा हिंदुस्तान था, ये कौन सा हिंदुस्तान है? यहाँ तो ऐसा कुछ ना हो रहा ना कहीं। अजय वर्मा जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैं पूरी कर दूं। कहानी को इधर से उधर भी ले गए, मैंने बिल्कुल नहीं टोका। मैंने तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने जो कहा मैंने कुछ नहीं टोका, आप जो बोलना चाहते थे आपने बोल दिया। एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी कोर्ट गई है, कोर्ट जो कहेगा वो देख लिया जाएगा सर। वो जो लाखों लोग हैं जो हमारे स्टूडियो में आकर बोल रहे हैं उनके साथ क्या हुआ, सबको इसलिए छोड़ दें क्योंकि एक पत्नी ने जाकर कुछ कहा है कोर्ट के अंदर? वो लोग आकर कश्मीरी हिंदू झूठ बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है? आप बोल दीजिए चैनल पर। नहीं, अब मैं आपको बता दूं कि आपको याद हो कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, जिम्मेदारी किसकी होती है? प्लीज मुझे अच्छा, मुझे एक बात बताइए। नहीं, मुझे एक बात बताइए, अभी पहले मैं आ जाऊंगा, मैं हिस्ट्री का चैप्टर खोल लूंगा अभी इस डिबेट में। मैं हिस्ट्री का चैप्टर खोल लूंगा सर, और पूरे कायदे से खोल लूंगा। मैं रोज एक एक चीज बता रहा हूं। मुझे ये बताइए, धारा 144 राजस्थान में क्यों लगाई? पहले प्रेजेंट का बताइए, फिर हिस्ट्री में जाएंगे। आपने अभी सारी चीजें दिखा रखी हैं कि त्योहार का भी जिक्र है उसमें किसका भी जिक्र है। भाई कश्मीर फाइल्स का जिक्र है, मुझे बताइए ना, कश्मीर फाइल से इस देश में कहां दंगे हो गए, राजस्थान में कौन से दंगे हो रहे हैं, क्या इनपुट है, कुछ तो बताइए। मैं कलेक्टर को फोन करूंगा, पूछूंगा कि आपने क्या लगाया है। आप मिला लीजिए, आपके पास नंबर होगा, कि साहब क्यों बताएं, तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते। तो मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए। एक फिल्म को देखने से रोक रहे हैं, और ये तरीका 144 लगाने से क्या हो जाएगा? सुशांत जी, राजस्थान के 33 जनपदों में 8 करोड़ आबादी में कोटा एक जिला है, 33 में से एक। जैसे हिंदुस्तान के 30 स्टेट है, उसमें राजस्थान भी एक स्टेट है। तो आप तो पूरे हिंदुस्तान की काहे ठेकेदारी की बात कर रहे हैं मेरे भाई? आप करिए, कोटा के कलेक्टर से पूछ लीजिए, वो बता देगा। कागज आपके पास है, ऑर्डर आपके पास है, आप तो मीडिया हैं। आरपी सिंह जी, इनका तर्क ये है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और एक जगह लगी है ये धारा 144, तो इस पे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। आप कलेक्टर से पूछ लीजिए क्यों लगाया। भाई कलेक्टर को तो पहले खुद ही बता देना चाहिए था, हम पूछते क्यों फिरे। लेकिन कोटा में जो लगाया गया वो एक जगह का मसला है इनके मुताबिक।
सुशांत भाई, पहले तो मैं एक बार स्पष्ट कर दूं उनको कि कश्मीर फाइल एक फैक्चुअल जो चीजें हुई, जो जमीन पे घटना हुई, उसके ऊपर आधारित पिक्चर है। उसमें कहीं हो सकता है पिक्चर बनाते हुए कुछ उन्होंने थोड़ा ऑल्टरेशन किया, पर मैं पिक्चर खुद देख कर रहा हूँ और आपकी जानकारी के लिए जो अजय उपाध्याय बैठे हैं, सुनिए। मैं कश्मीर में 1992 में था, मैंने मिलिटेंसी पीक पे देखी है, मुझे मिलिटेंसी पता कैसी थी क्या थी। वहां पर मैं अखबार में काम करता था, मुझे सारी जानकारी जमीन पे क्या हालत थी वहां। तो ये मत बताइए कि पिक्चर फैक्ट से दूर है या हकीकत से दूर है। पिक्चर बिल्कुल हकीकत पे ही आधारित है। हाँ, उसपे कोई पिक्चराइजेशन के लिए उनको कुछ नाम बदलने पड़े होंगे, कुछ उन्होंने सीन में बदले होंगे, अलग बात है। कुछ सिनेमेटोग्राफी के चलते हुए किया होगा, पहली बात। दूसरी बात, इनको डर किस बात का मैं बताता हूँ। इनको असल में डर नहीं है, ये असल में एक लगातार एक वोट बैंक को परोसने के लिए, खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। जब देश के संसाधनों पर पहला अधिकार ये कह सकते हैं कि एक जाति, एक समाज का, एक वर्ग का है, तो ये तो किसी हद तक जा सकती है, ये बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात, कोटा में क्योंकि ज्यादातर छात्र रहते हैं और देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से छात्र आते हैं, वो थोड़ा संवाद में विश्वास करते हैं, वो तैयारियां IAS IPS और बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज उनकी तैयारियां करते हैं। वो बच्चे वो पिक्चर ना देख सके, वो पिक्चर देखेंगे तो देश भर में उसका एक मैसेज जाएगा, तो उसको रोकना चाहते हैं। असली बात ये है कि तो पिक्चर के चलते धारा 144 लगाना कितना हास्यपद है, सबको समझ लग रही बात। ठीक है, आप कह रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, युवाओं को कश्मीर फाइल्स देखने से रोकने की कोशिश है। ललित अंबरदार जी, दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो आपके हिसाब से ये कोटा में 144 लगाने से क्या कश्मीर फाइल्स लोग देखना बंद कर देंगे क्या? और दूसरा जो अजय वर्मा कह रहे हैं कि फैक्ट्स नहीं दिखाया गया फिल्म में। सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, ये कई दिनों से जब से ये कांग्रेस के प्रवक्ता टेलीविजन जिस स्टेशन पे आते हैं और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना, वीर नारी के बारे में उनके हवाले से बोलते रहते हैं, ये बताना चाहता हूं। परसों में एक नेशनल चैनल पे वीर नारी के साथ था, उन्होंने साफ साफ कह दिया वो केस खत्म है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपत्ति की थी किसी और चीज के लिए, ना कि वो यथार्थ नहीं दिखाया गया। और वो जो बोली उस वक्त जो मैं बोलता था, मैं उनकी वाणी, आप चक्कर सिंह आप चाहें तो मैं चैनल बता सकता हूँ, टाइम भी बता सकता हूँ, कार्यक्रम बता सकता हूँ। कहती हैं मैं घर में थी और मुझे बाहर आवाज आई, मुझे लगा बाहर पटाखे चल रहे हैं, और जब मैं छत पे गई देखा वहां पे लोग डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। बाहर सड़क पे आई तो देखा स्क्वाड्रन लीडर शहीद हो गए थे, वो सड़क पे पड़े हुए थे। ये वो बता रही थी, उन्होंने डिव वो यस्टरडे, परसों की बात। तो ये कांग्रेस प्रवक्ता अपनी ये जो ये तोते के से रटाई हुई जो कांग्रेस हेडक्वार्टर से इनको सिखाया जाता है वो ठीक कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि वीर नारी इनके ऊपर अब केस करे। दूसरी बात, जब कोटा पे आप करते हैं तो सर वो सही बता रहे हैं, वहां पे एपिसेंटर है, वहां पे एजुकेशनल कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, वहां के बच्चे जानेंगे, स्टूडेंट या ना बच्चे, अडल्ट बच्चे हैं, ग्रोइंग अडल्ट हैं, तो उनके दिमाग में ये पता लग जाएगा यथार्थ क्या है। देखिए, जब भाषा शैली सुधारिए मिस्टर अंबरदार, आप बुजुर्ग आदमी हैं। मैं आपको ये आपकी भाषा नहीं, आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, वर्गलाना बंद कर दीजिए लोगों को। और दूसरी बात, फरजाना के बारे में क्योंकि बार-बार लेसन दिया जाता है, आप बीजेपी से सीधे स्क्रिप्ट लेके आते हैं, एक CD लेके आए हैं, तो आप भाषा इसमें बीजेपी का क्या है? नहीं, इसमें बीजेपी का क्या है? ललित अंबरदार ने क्या ऐसा बोला जो बीजेपी का है, मुझे बताइए। वो कह रहे हैं वहां गोली चली, इसकी बात वही स्क्वाड्रन लीडर की पत्नी एक चैनल पर उनके साथ बैठकर बोल रही है। बता रहे इसमें बीजेपी का क्या है? उनकी जो दूसरी भाषा है वो सुनिए, वो कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती सुबह सुबह वॉक पे निकलते हैं, वो वीडियो भेज दूं आपको, सुना देना जनता को। अब वो टॉफी बांट रहे हैं और उधर जो है गोलियों की आवाज आ रही थी, क्या पिक्चराइजेशन किया? वो पिक्चराइजेशन बता रही है। तो बोले भारतीय सेना का अपमान है, वो कह रही है, और ये देश की। मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए, उन्होंने नहीं ललित भाई, मैं कह रहा हूं, उन्होंने जो कहा आपने बता दिया, अब उसके आगे की बात कहिए, उस पर बहस है ही। और मैं उस बहस में इसलिए नहीं जा रहा कि कौन ये कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उससे 3 लाख 4 लाख लोगों का दर्द जो है इनके लिए 0 हो सकता, मेरे लिए नहीं हो सकता, इसलिए उसमें बहस नहीं है। ललित भाई, आप आगे की बात जो कितने मरे थे लोग, 89 लोग, एक कागज है मैं आपको भेज दूं जो सरकार ने भेजा हुआ था उस वक्त। मिस्टर अजय वर्मा, सॉरी ललित भाई, 1 मिनट रुक जाइए। अजय वर्मा जी, वैसे तो मरना एक भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऑफिशियल डेटा की भी बात कर ले, जिस पर आप लोगों, 1 मिनट आ रहा हूं आरपी सिंह जी, जिस पर आप लोगों का अचानक बड़ा विश्वास हो गया, कोरोना काल में कितने लोग मरे इसके ऑफिशियल डेटा पर आप लोगों को यकीन नहीं है,
लेकिन कश्मीरी हिंदू कितना मरे इस पर ऑफिशियल डेटा पर विश्वास है। सर अजय वर्मा जी, क्या 90 कश्मीरी, मैं कह रहा हूं 90 क्या 4 मरे, 4 कश्मीरी हिंदुओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए 4 कश्मीरी हिंदुओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अजय वर्मा, 50 लाख से ज्यादा लोग मरे कोरोना में और उसकी गिनती आज तक गिनी नहीं गई आपके द्वारा। अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 कश्मीरी हिंदू अगर मर जाएं तो क्या उसकी कोई कीमत नहीं है सुशांत जी? कांग्रेस पार्टी के एक नेता के लिए? शहीद और मौत तो एक भी होती है, उसके लिए देश के हर आदमी की कीमत और जिम्मेदारी है। लेकिन प्रोपेगेंडा जो टीम, ये प्रोपेगेंडा है ललित अंबरदार जी, क्या वहां जो मौतें हुई वो प्रोपेगेंडा थी? जो हिटलर, एक मिनट अब रुक जाइए अजय वर्मा जी, आप जितना बोल रहे हैं ये मामला और आप अपने लिए खराब कर रहे हैं। ललित अंबरदार जी, मौतें प्रोपेगेंडा थी क्या? कांग्रेस के लिए तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए हिंदू लाइव्स नेवर मैटर्ड, हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। मोपला का कत्लेआम, मोपला का कत्लेआम, जब वहां पे फ्यूटसेस निकाले गए पेट से तो मोहनदास करमचंद गांधी ने लगभग कंडोन किया, एनी बिसेंट ने उनको डांटा। ये इतिहास है। और उसके बाद 1946 जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन जो होता है बंगाल के अंदर, हफ्तों तक हिंदू की लाशों को, हफ्तों तक हिंदू की लाशों को गिफ्ट खाते रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिफरेंट मोहनदास करमचंद गांधी वहां जाके साफ सफाई। अजय वर्मा जी, आप बीच में ना बोले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसका बहस में जो चर्चा चल रही है कश्मीरी हिंदुओं से लेना देना नहीं है। देश में बहुत कुछ हुआ होगा, उसके ऊपर जब चर्चा की जाएगी तो की जाएगी। अभी आप एक तो कश्मीरी हिंदुओं की मौत का मजाक बना रहे हैं, उनके दर्द का मजाक बना रहे हैं, और अब आप ये कह रहे हैं ये हुआ वो हुआ, नहीं दिखाया। परजानिया दिखाइए ना भाई, दिखाइए गुजरात में कैसे ट्रेन जल गई थी और उसके अंदर लोग मर गए, क्यों नहीं दिखाते उसको? ललित अंबरदार को जो कह रहे हैं कि आपके लिए हिंदू जिंदगी की कीमत नहीं है, वो ऐसे नहीं बोल रहे बॉस। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, आप उसे इस तरह से मत करिए। हम ये कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए उस पिक्चर से जो कमाई हो ना, कश्मीरी पंडितों को स्थापित करने के लिए 2014 से 22 तक आज तक सरकार ने क्यों नहीं करा, ये जवाब नहीं पूछते ललित जी। अरे वो जनेऊधारी पंडित कहाँ गए? अरे राहुल गांधी ने आज तक कश्मीरी हिंदुओं के लिए कोई डोनेशन दिया है? कश्मीरी पंडित, आप फिल्म बनाने वाले से बोल रहे हैं, आप फिल्म बनाने वाले से बोल रहे हैं। एक मैडम है, उन्होंने किताब लिखी थी गुजरात दंगों पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैक्ट से बहुत दूर है। उस मैडम से कभी बोला कि किताब की जितने पैसे आते हैं वो दे दो गुजरात दंगों को? वो तो अभी जिनके लिए मदद मांगी उसमें भी ईडी की जांच चल रही है। आपसे बोलते नहीं बनेगा, छोड़िए, रहने दीजिए। अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, क्या 144 लगाने की जरूरत है फिल्म को देखने से रोकने के लिए? जी श्याम भाई, 144 लगाना स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल पुलिस का प्रेरोगेटिव है। और बहुत अच्छी बात है कि सिंह साहब ने, सरदार साहब ने इस बात को उजागर किया कि कोटा के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कि बाहर के स्टेट से आते हैं, तो और जरूरी हो जाता है कि वहां पर, क्योंकि एजुकेशन को इम्पोर्टेंट समझ रही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो 144 लगाया है, फिर उनको बैन नहीं किया है। इस बात को आपको छड़ाना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट फिल्म को बैन नहीं कर सकती थी। गुजरात गवर्नमेंट की तरह, मोदी सरकार की तरह, जब उन्होंने परजानिया और फिराक को बैन किया था गुजरात में, उन्होंने कश्मीर फाइल्स को बैन ना करते हुए सिर्फ 144 लगाया ताकि अतीकुर रहमान साहब, आप कह रहे हैं बच्चों को, अतीकुर रहमान साहब आप कह रहे हैं जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनको इससे दूर रखने के लिए लगाया, तो कुछ गलत नहीं किया। मुझे बताइए, आरोप तो यह भी लगता है कि मदरसों में बच्चों को जो ट्रेनिंग मिल रही है उसके बाद वो बंदूक उठाते हैं, तो कितने मदरसों के बाहर धारा 144 लगा दें? कितने मदरसों को बंद कर दें? क्योंकि इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मिक्स नहीं कर रहा हूं। मदरसे के बच्चे तो और छोटे हैं, कोटा में जो गए हैं उनके पास अपना दिमाग है, उनके पास अपना लैपटॉप है, अपना कंप्यूटर है, अगर गलत लगेगा गूगल करके पढ़ लेंगे और देख लेंगे। सुशांत सर 10 सेकंड। ललित अंबरदार, एक मिनट आ रहा हूं। अतीकुर रहमान, ललित अंबरदार कुछ जोड़ रहे हैं। ललित अंबरदार, ये जो कोटा के बारे में बता रहे हैं ना, स्टूडेंट्स के बारे में सुनिए। इसी सेकुलर हिंदुस्तान के अंदर, सर मुझे बोले दें सर, सुनिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। उनसे सवाल पूछने की आपको हिम्मत नहीं है कि आपने परजानिया और फिराक फिल्म को गुजरात में बैन क्यों किया? सर हिम्मत रखते हैं उनसे पूछने की? मैं बताना, अरे सर मैं बताऊं सर, सरकार ने बैन नहीं किया फिल्म को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिर्फ 144 लगाया है।
तो इसमें मैं समस्या बताऊं क्या है? सर, ललित सुशांत अंबरदार साहब, जवाब दे रहे हैं। सुशांत सर, बात होगी इनकी पूरी। हाँ, बोलिए, इनके बोलिए। बच्चों के टेंडर माइंड्स का ख्याल है। यासीन मलिक, जहादिस, पाकिस्तान का स्टूज, जिसको 32 साल पहले फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए था, वो जामिया मिलिया इस्लामिया में बच्चों को एड्रेस करता है। मैं वाइस चांसलर को दुहाई दे रहा था, इनको मत बोलने दीजिए। आपके हॉल के अंदर यंग टेंडर माइंड बच्चे बैठे हुए हैं, क्या उनको सीख मिलेगी? और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया फोन के ऊपर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है दिखाने का, मैं आपको ये आप साबित कर सकते हैं कि उन्होंने वहां बोला, उन्होंने कहा मैं नहीं करने दूंगा। और 15-20 मिनट के बाद मुझे ऑडिटोरियम से मैसेज आता है, यासीन मलिक ऑडिटोरियम में बोल रहा है। कोई और ताकतें थी, उन्होंने जामिया मिलिया में मुसलमानों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया कि हिंदुस्तान इज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स इन कश्मीर, ये जानते हुए वहां के लोगों को कि ये इंसान कश्मीर जहाद का एक मेन कल्प्रिट है, कश्मीरी हिंदू का नरसार करने में उसका रोल है। तो क्या करें? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को बैन कर दें, बंद कर दें उसको। अतीकुर रहमान जी जवाब देना चाह रहे हैं। अतीकुर रहमान जवाब दीजिए। अतीकुर रहमान, हम जेएनयू को बैन कर दें। ठीक है ललित जी, उनको अब जवाब देने दीजिए। अतीकुर रहमान। ललित जी, आपका प्रॉब्लम यह है कि आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनना चाह रहे हैं। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनिए। आप बताइए सोल्यूशन क्या है? अरे सुनिए सर, बताइए कि सुनिए सर, कश्मीर में सुनिए, मैं जो कर रहा हूं ना, मेरा निश्चय है, हम कश्मीरी हिंदू का 700 साल में 7वां पलायन है। एक मिनट ललित भाई, एक मिनट। ललित सर 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 मैं 1 मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। ललित भाई 1 मिनट। ललित भाई 1 मिनट। अतीकुर रहमान आपने कहा, 1 मिनट ललित भाई, 1 सेकंड। फांसी के फंदे पर चढ़वा देंगे। ललित भाई 1 सेकंड में रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक खून का कतरा। ललित भाई 1 सेकंड रुक जाइए। ललित भाई 1 सेकंड। करेंगे। ललित भाई 1 सेकंड। ये फिल्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं दिन रात अपने जख्मों को हम लोग अपनी यादाश्त से उनको नमक सेकते रहते हैं। इसीलिए हमने कश्मीर की मशाल जिंदा रखी, इसलिए नहीं कि आप भेड़ बकरियों की तरह हमें ट्रीट करें, वापस भेजेंगे बस में। मैं सुनिश्चित करूंगा हिंदुस्तान के अंदर कोई और कश्मीर ना बने, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी। ठीक है 1 मिनट ललित भाई, अब मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। ललित भाई मैं 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अतीकुर रहमान साहब आप जवाब बाद में दीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा आप चाहते हैं ललित अंबरदार पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बने, और वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ वो फिल्म दिखाने मत दो, उसको बारे में बात मत करो, ये सॉल्यूशन क्या है? नो नहीं सुशांत जी, बेशक आप दिखाइए जिस तरह से फिराक फिल्म बनी, आप इसी तरह से भी मरहम लगाने की बात करिए। तुलना है फैलाने की बात कर रहे हैं, आप शहर खोल रहे हैं लोगों के दिलों के अंदर। पार्ट ऑफ द सोल्यूशन आप जब बनेंगे, जब आप घृणा ना फैलाएं, आप जख्मों को कुरेदने की बजाय उस पर मरहम लगाएं। यहाँ पर आप डबल स्टैंडर्ड देखिए सुशांत जी। जो प्रधानमंत्री आज कश्मीर फाइल की तारीफ कर रहा है, वो जब अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, गुजरात में जो हुआ, अतीकुर रहमान जी गुजरात में जो हुआ, अतीकुर रहमान जी, ललित भाई 1 सेकंड, आरपी सिंह जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आरपी सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी मैं आ रहा हूं, एकदम आपके पास आ रहा हूं। अतीकुर रहमान मुझे सिर्फ इतना बताइए, गुजरात में जो दंगे हुए, उन दंगों के शुरू होने के पहले क्या हुआ था? आज आप देश के दर्शकों को बताइए। गोधरा में जो कुछ भी हुआ सुशांत भाई, 1% भी उसको हम सराह नहीं सकते हैं। वो कंडेमनेबल एक्ट था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से उसकी इंक्वायरी की थी, सारी चीजें लॉ के तहत वहां पर की गई थी। क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि गोधरा का जवाब गुजरात राइट था? गोधरा का जवाब मुसलमानों का नरसंहार था? क्या इस चीज मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं सर? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं वो जवाब जायज था या नहीं था। मैंने कभी किसी दंगे को जायज नहीं ठहराया, लेकिन सर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग दिमाग में ये भरते हैं कि जैसे गुजरात में मुसलमानों को मारने के लिए रातों रात, जैसे ये दिमाग में भरा जाता है कि कश्मीरी हिंदू रातों रात निकल गया,
उसके पहले सालों साल कुछ नहीं हुआ। वैसे आप लोग दिमाग में भरते हैं कि गुजरात में रातों रात मुसलमानों को मारने का प्लान बन गया। उसके पहले क्या हुआ, कैसे हालात बिगड़े और क्यों बिगड़े, इसको आप लोग चर्चा से निकाल देते हैं जैसे आप लोग कश्मीर से निकाल देते हैं। यह दिक्कत का विषय है। आरपी सिंह जवाब दीजिए, फिर अगले पर जाता हूं। पहली बात तो ये निराधार बात करें, प्रधानियां कभी वहां गुजरात सरकार ने बैन नहीं की थी। बड़ा स्पष्ट कह दूं, मुझे एक डॉक्यूमेंट और एविडेंस और रिकॉर्ड दिखाते हैं, मान जाऊंगा ये निराधार झूठ बोले, बिल्कुल सरेआम झूठ बोले। पहली बात। दूसरी बात, अरे सर आपको ठोका नहीं मैंने। अतीकुर रहमान साहब सुनने की शक्ति रखिएगा, अतीकुर रहमान सुनने की शक्ति रखो, झूठ बोलना बंद करो। मैं चुप रहा, आप बोलते रहो, चुप रहा, आपको सुना शांति से मैंने। अतीकुर रहमान शांति से सुना मैंने आपको, मैंने सुना आपको, शांति से सुना। अतीकुर रहमान हिम्मत रखो सच सुनने की। सच ये है कि गुजरात गवर्नमेंट ने कभी भी प्रधानियां बैन नहीं की थी। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को भड़काने के लिए सफेद झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, गुजरात के अंदर जो हुआ वो दंगे थे, दो कौमों के बीच में दंगे थे। उसमें अगर मुसलमान मरे तो हिंदू भी मरे, उसमें पुलिस की गोलियों से हिंदू भी मरे। तीसरी बात, गुजरात के अंदर जो हुआ उसकी सजा वहां पे लोग भुगत रहे हैं। गुजरात में जो हुआ उसकी सजा भुगत रहे हैं। कश्मीर में जो हुआ, एक मिनट, आरपी सिंह जी एक छोटा सा काम करते हैं। आरपी सिंह जी, मैं आपसे और अतीकुर रहमान से, देखिए ऐसे कोई बहस की चर्चा कोई फायदा नहीं है, आप दोनों बोल रहे हैं। आरपी सिंह जी एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आरपी सिंह जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ही बोलिएगा, 1 सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अतीकुर रहमान साहब, आपके पास आपका मोबाइल है जी? क्या मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, क्या आप मुझे वो आर्टिकल, वो डॉक्यूमेंट निकाल कर दिखा सकते हैं जिसमें यह लिखा हो कि गुजरात की सरकार ने परजानियां बैन किया? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। नो सर, आई विल नॉट टेक योर वर्ड्स। आई नीड टू सी, दुनिया को, दर्शकों को दिखाइए, अपना मोबाइल खोलिए और उसमें वो आर्टिकल दिखाइए कि गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने परजानियां बैन किया था। प्लीज सर, आपका समय शुरू होता है अब, 1 मिनट 60 सेकेंड। मोबाइल के ऊपर ही आपका शो चल रहा है, मैं उसको अब यूज करूंगा तो मैं अतीकुर रहमान साहब, नहीं 1 मिनट, अतीकुर रहमान साहब, मैं आपको यह भी मौका देता हूं। 1 मिनट आरपी सिंह जी, मैं आपको यह भी मौका देता हूं। अतीकुर रहमान साहब, आप मेरे शो से 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए बाहर हो जाइए। आप मेरे शो से 1 मिनट के लिए बाहर हो जाइए, वो आर्टिकल सर्च कीजिए, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेजिए और फिर मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, आप उस आर्टिकल में आरपी सिंह को यह दिखाएंगे कि गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने परजानिया पर ऑफिशियली बैन लगाया था। उसके साथ साथ मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, गुजरात फाइल्स में इसी बात को तो राणा अयूब ने के हर वो क्रियाक्रम किया मोदी सरकार ने गुजरात में, जो कि अपने करतूतों पे पानी फेरती थी। उस गुजरात की मुझे मौका देंगे, बात को साबित किया गया है। सर, तरह से इन्होंने पर्दा डाला अपने करतूतों के ऊपर। सर, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। फिल्म को बैन करने के ऊपर, बल्कि सारे उन पुलिस ऑफिसर्स को जिनका इन्होंने गैर इस्तेमाल किया, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं गुजरात फाइल्स में किस तरह से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपने करतूतों पे पर्दा डाला है। क्या आप ये चाहते हैं? ये आप देखिए अतीकुर रहमान साहब, आप जो कह रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब, आप जो कह रहे हैं उसको फैक्ट्स में बताइएगा, तब तो कोई बात है। मैं आपको स्क्रीन से बाहर कर रहा हूं सर। अतीकुर रहमान, मैं आपको स्क्रीन से बाहर कर रहा हूं, आपको समय दे रहा हूं। अपने मोबाइल में वो आर्टिकल ढूंढ के निकालिए, वो डॉक्यूमेंट ढूंढ के निकालिए कि गुजरात की सरकार ने परजानिया को बैन किया। आपको फिर मैं लाइव जोड़ लूंगा, पीसीआर इनको लाइव जोड़िएगा जैसे ये कहेंगे। आरपी सिंह अपनी बात कहिए, आरपी सिंह अपनी बात कहिए। अब वो स्क्रीन से बाहर हैं, वो आर्टिकल और डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं, तब तक आप अपनी बात कहिए। बहुत धन्यवाद। मैं अपेक्षा करूंगा ये जो निराधार और झूठे आरोप लगा रहे थे उसको साबित करें। निराधार और झूठे आरोप। सच ये है कि कश्मीर के लाउड स्पीकर से मैंने खुद सुना 1992 तक, और ये नहीं, सन 2000 के अंदर 36 सिख के अंदर 36 सरदार मारे गए, 36 सिख मारे
ठीक है सर। आरपी सिंह जी, एक और भाई साहब हैं, अजय वर्मा जी। आपने भी कहा परजानिया बैन कर दी गई थी। आपके पास तो दो मोबाइल होंगे, बड़े आदमी हैं आप दूसरे में सर्च करके दिखाइए परजानिया वाला, दर्शकों के सामने आज रख दीजिए। आरपी सिंह का झूठ सामने रख दीजिए। मैंने तो, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बोलूं? जी जी बोलिए अजय वर्मा जी। अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे कि गुजरात में हिंदू मरे थे, मुसलमान मरे थे। नहीं अजय वर्मा जी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप परजानिया बैन की गई थी, गुजरात सरकार ने बैन किया था, वो दिखा दीजिए। सुशांत जी सॉरी टू से आई एम नॉट योर स्टूडेंट। मुझे सुनने दीजिए, मैं आदरणीय आरपी सिंह जी बुजुर्ग आदमी है, सम्मानित आदमी है। इधर उधर की बात मत करिए। सर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन आप मेरे शो में आके मुझे और दर्शकों को पढ़ा भी नहीं सकते। आप कुछ भी पढ़ा कर निकल जाएंगे, ये नहीं चलेगा सर। गुजरात में अब आपके पास समय है, आप दिखा दीजिए परजानिया कब बैन हुई थी। मैंने क्या कहा है, गुजरात में इंसानियत की मौत हुई थी। परजानिया बैन हुई थी कि नहीं हुई थी? सुनो, इंसानियत की मौत हुई थी गुजरात में। जस्टिस लोआ की हत्या आज भी परजानिया बैन हुई थी कि नहीं हुई थी? और हिरेन पांडा परजानिया बैन हुई थी कि नहीं हुई थी? अजय वर्मा जी का आज तक पता नहीं चला, मुझे बताएंगे जरा सा। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो मैं भी आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, और मेरे दर्शक भी आपके स्टूडेंट नहीं है कि आप उनको कुछ भी पढ़ाकर चले जाएंगे। परजानिया बैन हुई थी कि नहीं हुई थी? गुजरात सरकार ने बैन किया था कि नहीं, बताइए। पांडा गुजरात के नो, आई विल नॉट लेट यू स्पीक सर। आई विल नॉट let you speak, sir. You will have to tell. सर मैं आपको मौका दे रहा हूं सर। आप दिखाइए, गले में खराश आ गई, पानी पी लीजिए, लेकिन दिखाइए। पॉलिटिकल विंडेक्टा चला रही है बीजेपी का, उसे आप सच्चाई का सबूत दे रहे हैं। मैं हिरेन पांडा गृह मंत्री की हत्या हुई, आज तक ये नहीं पता चला। ललित अंबरदार जी, आपके पास जानकारी है परजानिया बैन हुई थी? गुजरात सरकार, मोदी सरकार ने बैन किया। बिल्कुल नहीं हुई सर, ये प्रोपेगेंडा जो है। अजय वर्मा जी, मैं आपकी आवाज कम करो। आप जिस वक्त मोबाइल पर दिखा देंगे, मैं सबसे पहले आपको सुनूंगा। तब तक ललित अंबरदार। सर सुनिए, तब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी। वो हैदराबाद का छोटा रजाकार क्या बोल रहा था, 15 मिनट दे दो फिर दिखाएंगे क्या हालत हो जाएंगे। तब वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी। जब बड़ा रजाकार दिल्ली में, यूपी में बोलता है, जब योगी मठ में जाएगा, मोदी हिमालय में जाएगा, तब तुम लोगों को कौन बचाएगा? ललित अंबरदार, ललित भाई एक सेकंड, ललित भाई एक सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ललित भाई एक सेकंड। सर कश्मीरी, ये सुनिए, हिंदू और सिखों के ऊपर जो जातियां हुई, जिनोसाइड हुआ, कांग्रेस इज इंडिफरेंट टू देम। कल पाकिस्तान के अंदर 16 साल की हिंदू लड़की को मार दिया क्योंकि वो मुसलमान बनने से इनकार कर दिया। इन कांग्रेसियों की जूती नहीं रही थी इनके ऊपर। इन्होंने अबैंडन कर दिया हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले, ये जानते हुए कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, ये जानते हुए कि लाहौर की सड़कों पे हिंदू और सिख औरतों को डोल में नंगा नचाया गया था। इन्होंने 25% हिंदू और सिख पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले कर दिए। आज की तारीख में 1.5% बने हैं, और जब सीए आता है ये खड़े हो जाते हैं, उन कहते हैं उन दरिंदों को भी आंके लेके आओ। ऐसे आई मेंटेन हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर फॉर कांग्रेस, नॉट एट ऑल। कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ 370 और 35 की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर छोटा मोटा पाकिस्तान बना दिया अब्दुल्ला के लिए, जो ओरिजिनल इस्लामिस्ट है कश्मीर के अंदर। और अगर नहीं था तो नेहरू जी से पूछिए, अब्दुल्ला को 15 साल 10 साल जेल में क्यों सड़ाया था? जिसको 370 दिया था उसी को जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल जेल में क्यों सड़ाया था? ठीक है ललित भाई, मैं दर्शकों के लिए छोड़ देता हूं। अभी अजय वर्मा जी, आरपी सिंह जी और ललित भाई, आप दोनों ने सुना होगा, अजय वर्मा जी ने शुरू में कहा था इनसे पूछिए परजानिया क्यों बैन की थी। मैंने तो आप जब इनसे कहा, सर वीडियो है, ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप खुद को खुद देख लीजिएगा। आपने कहा था इनसे पूछिए परजानिया क्यों बैन कर दी, आप ये देखिए। और अब आप कह रहे हैं आपने कभी ये कहा नहीं। तो दर्शकों को 30 मिनट में समझ में आ गया आपका सच क्या है। और पीसीआर जरा वो बताइए, अतीकुर रहमान साहब लौटे कि नहीं आर्टिकल ढूंढ के? अतीकुर रहमान साहब प्लीज आइए। जी मैंने भेज दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है। बजरंग दल ने थिएटर ओनर्स, तो बजरंग दल की सरकार थी उस वक्त, बजरंग दल की सरकार थी गुजरात के अंदर, बजरंग दल की सरकार थी गुजरात के अंदर, बजरंग दल की सरकार थी। नरेंद्र मोदी बजरंग दल के नेता हैं। दिस इज योर लाइफ। मैं चाहता था कि आपका झूठ पकड़ा जाए। किसी नरेंद्र मोदी ने कभी परजानिया को बैन नहीं किया, और बजरंग दल जो है वो नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं है।
इस बात की आप गुजरात इज्जत कर रहे हैं। ये है आपका सच अतिकुर रहमान। बजरंग दल नहीं, प्लीज अतिकुर रहमान को अकेले लीजिए स्क्रीन पर। अतिकुर रहमान, मुझे एक बात बताइए। अतिकुर रहमान सर, अतिकुर रहमान, नरेंद्र मोदी की पार्टी का नाम बजरंग दल है, हाँ या ना? एक ही थाली के एक ही थाली नहीं, गुजरात में बजरंग दल की सरकार थी, गुजरात में बजरंग दल की सरकार थी, गुजरात में बजरंग दल की सरकार थी कि नहीं? आप झूठ क्यों बोल रहे थे कि गुजरात की सरकार ने पर्चा किया? माफी मांगिए देश की जनता से, आपने झूठ फैलाया। आप लोग झूठ बताते हैं, झूठ फैलाते हैं। प्रोटेक्शन क्यों नहीं किया गुजरात में? मोदी सरकार ने प्रोटेक्शन क्यों नहीं किया? आपके अब इसका डॉक्यूमेंट ढूंढिए कि फिल्म वाले लोग गुजरात में नरेंद्र मोदी के पास गए और उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया। अब इसका डॉक्यूमेंट ढूंढिए, यह भी नहीं मिलेगा। ये वैसा ही झूठ है। मैं आपको बताता हूं अतिकुर रहमान बहुत ध्यान से सुनिए, ये वैसा ही झूठ है जो सालों साल से फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर वहां मुसलमानों को मरने दिया। ये जो झूठ आप फैलाते हैं ना, ये उसी का हिस्सा है। ये सच ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बगल में जितनी कांग्रेस की सरकारें थी उनसे पुलिस फोर्स मांगी और उन्होंने नहीं दी मदद के लिए। लेकिन आप किसी दिग्विजय सिंह से सवाल नहीं पूछेंगे, आप किसी महाराष्ट्र की सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। कल बनेगी, वादा करिए बैंड नहीं करेगी मोदी सरकार, उसको वादा करिए सरकार साहब। आरपी सिंह जी, मैं क्या ही कहूं, अब मुझे लगता है दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए। मुझे सर एक बात जोड़नी है, लास्ट कमेंट आरपी सिंह जी, फिर मैं दूसरे गेस्ट पे जाऊंगा, दूसरी डिबेट में। मुझे सर एक बात जोड़नी है। ये राजस्थान की सरकार उन लोगों की सरकार है जो कहती है, जो केंद्र में सरकार थी, कहते थे कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। वो कहते थे देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। रहमान जी, उस प्रकार के लोग हैं। मुझे दूसरी डिबेट में जाना है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है अतिकुर रहमान भाई कि आपको जब मुस्लिम स्कॉलर बोलकर इंट्रोड्यूस करता हूं डिबेट में, तो कम से कम स्कॉलर वाली मर्यादा तो रखिए। कम से कम झूठ के साथ तो मत चलिए। और आपका झूठ ऑन एयर पकड़ा गया है। और मैं दर्शकों से कहता हूं, डिबेट नंबर 2 का वक्त है। बाकी मेहमानों का शुक्रिया जो डिबेट नंबर 2 में जुड़ रहे हैं, उनसे आपको मिलवाऊं। उससे पहले दर्शकों से कहता हूं, ये लाइव शो में आपने देखा ना कैसे होता है प्रोपेगेंडा, कैसे झूठ फैलाया जाता है। परजानियां बैन कर दी नरेंद्र मोदी ने, परजानियां बैन कर दी नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस वाले भाई साहब तो पलट गए कि ऐसा बोला ही नहीं था। और अतिकुर रहमान साहब सबूत क्या लेकर आए? बजरंग दल ने मना किया था फिल्म दिखाने से। बजरंग दल की सरकार थी गुजरात के अंदर। यही होता है इस देश के अंदर। ना पढ़िएगा, ढंग के चैनल नहीं देखिएगा, ढंग के शो नहीं देखिएगा, तो ऐसे ही घुमा दिया जाता है आप लोगों को। कुछ और लोगों को घुमाया गया था इस देश के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर। आज अब उनकी बात करूंगा। डिबेट नंबर 2, 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चलाया गया, उसको लेकर अब बड़ा खुलासा हो रहा है। कृषि कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। कमेटी के सदस्य अनिल घनवत ने रिपोर्ट सार्वजनिक की। वो दावा करते हैं कि 85% किसान चाहते थे कि कृषि कानून लागू हो। अनिल घनवत ने दावा किया कि कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए उन्होंने सीजेआई को 3 बार चिट्ठी लिखी। वो कहते हैं 73 में से 61 किसान संगठनों को कृषि कानून पसंद था। 3 करोड़ से ज्यादा किसान इन कृषि संगठनों से जुड़े हुए थे। वो चाहते थे कृषि कानून आए। घनवत ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए यह आंदोलन किया। घनवत ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर आंदोलन जीवियों को एक्सपोज कर दिया। रिपोर्ट सामने आने के बाद आंदोलन को हवा देने वाले राकेश टिकैत बौखला गए और रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे। अनिल घनवत ने टिकैत को जवाब भी दिया। एक बार दोनों को सुन लीजिए और उसके बाद आगे की। रिपोर्ट में क्या आना था वो तो आने से पहले पता था क्या आना था। इतनी देर क्यों करती थी इसको आने में? इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए था उसी टाइम पे। ये पूर्ण रूप से चमकीली कोर्ट शो में बनी हुई रिपोर्टें हैं। ये देश को कभी भी मंजूर नहीं है।
क्यों कोर्ट को भी, उसको भी और कमेटी के नाम को भी बदनाम करते हैं? हमें ये कहा सुन लो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितने टाइम में रिपोर्ट पेश करनी थी हमने दी। अब सार्वजनिक करना नहीं करना वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी थी। 1 साल हो गए वो नहीं कर रहे, तो फिर मैंने ये कौन से किसान संगठन थे जो समर्थन कर रहे थे? सारे तो विरोध में थे। वो तो पूरी लिस्ट है वहां पर, आप देख लीजिए। 73 संगठन हमारे सामने आए थे, उसमें से 61 ने तो उसको सपोर्ट कर दिया था। कुछ लोगों ने सजेशंस के साथ सपोर्ट किया है और कुछ लोगों ने पूरी तरह से विरोध कर दिया है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर सियासत भी तेज हो गई। किसान नेता योगेंद्र यादव, किसान नेता नहीं कहना, एक भाई साहब हैं योगेंद्र यादव, और दूसरे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सुनिए। काला कानून वापस हो गया है। अगर इसको दोबारा लाने की सरकार जरा सी भी कोशिश करेगी तो उसका हम लोग जमकर विरोध करेंगे। अब फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। 1 साल तक हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा रहा, ये कोई मामूली घटना नहीं है। सर वो उसको रिपीट 750 किसान शहीद हो गए और अभी भी ये सरकार ड्रामे करने पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने क्यों माफी मांगी थी? झूठी माफी मांगी थी। हमारा प्रधानमंत्री झूठा है क्या? एजेंडा ये था कि किसान सड़क पे हैं, लाखों किसान, उनको झूठा साबित करने के लिए एक कमेटी के थ्रू काम करवाया जाए। ऐसी कमेटी सजेस्ट की गई जो तीनों लोग खिलाड़ी हैं। हमने कहा था भैया खिलाड़ी को आप अंपायर क्यों बना रहे हैं, तो तीनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इस कमेटी का जो काम सुप्रीम कोर्ट ने इसे सौंपा था उससे कोई मतलब नहीं था। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिलीज शायद इसलिए नहीं किया होगा कि उन्हें भी रिपोर्ट पढ़ के शर्म आई होगी कि हमने किन लोगों को लगा दिया, किस काम के लिए दिया था, क्या काम कर रहे हैं, क्या खेल कर रहे हैं ये लोग। अब बातें सुनिए योगेंद्र यादव। सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही बनाई कमेटी की रिपोर्ट देखकर शर्म आई होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट को पहले से पता था कि रिपोर्ट में क्या आना चाहिए, वो नहीं आया तो उनको शर्म आई। क्या बोलते हैं ये लोग? और इनका तो बयान घूम रहा है सोशल मीडिया पर कि हमने तो पिच बनाकर दे दी थी, हमने रोलर चला दिया था। अखिलेश यादव बॉलर थे, उनको विकेट गिराना था, वो नहीं गिरा पाए। ये पिच पर रोलर चलाने वाले लोग अपनी मर्जी से, भाई ग्राउंड्समैन तो रोलर चलाता तो पैसे लेता है, यहां रोलर चलाने वालों ने क्या लिया था, ये इसका जवाब जनता पूछेगी, चाहेगी। बताइए फिर। राष्ट्रवाद में आज के सवाल। किसान आंदोलन का काला चिट्ठा बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की सीक्रेट रिपोर्ट से टिकैत एक्सपोज। किसानों के साथ किसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। कृष्णवीर चौधरी किसान नेता और पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता, किसी नेता को, पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं बुलाया। पुष्पेंद्र चौधरी जी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसमें ज्यादातर किसान संगठन ये कह रहे थे कि यह कृषि कानून आना चाहिए, आप लोगों ने आने नहीं दिया। जिसे देश का आंदोलन बताया उसे चुनावों में भी लोगों ने नकार दिया, बीजेपी को वोट दे दिया। ये क्यों किया सर आप लोगों ने? देखिए ऐसा है कि शुरू से ही जो सुशांत जी ये कृषि कानून लाए गए तो इसके विषय में हमने पहले से लिखा था और ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो ये दैनिक जागरण में 25 जुलाई 2020 उस वक्त मैंने ये आर्टिकल लिखा था, एडिटोरियल पेज पे छपा था और इसमें हमने बहुत जो है क्लियर बात कही थी कि कृषि सुधार की देश को आवश्यकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें जो खामियां थी उनको जो है और एमएसपी की लीगल गारंटी देने की जो बात थी उस विषय को हमने बार बार उठाया था और बहुत स्पष्ट रूप से उठाया था। अब जो ये अनिल घनवत जी की रिपोर्ट आई है, अनिल घनवत जी का, इसके अलावा इसमें एक अशोक गुलाटी जी का भी नाम है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अशोक गुलाटी जी ने ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था 30 दिसंबर को, ये आपके सामने है। इस आर्टिकल में इन्होंने ये लिखा कि अगर हम एमएसपी की लीगल गारंटी देते हैं तो उसको 10% फसल को खरीदने के लिए ही करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, यानी कि 5.5 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि 10%, यानी कि पुष्पेंद्र भाई सारी पुष्पेंद्र भाई, मैं आपकी हर बात सुना हूं, आपके साथ पहले भी शो किया है। मैं इसकी टेक्निकलिटी पे तो जा ही नहीं रहा कि कौन क्या कहता था, क्या संभव है नहीं संभव है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, और मैं
आपको थोड़ा अलग करके देखता हूं, क्योंकि आप कई चीजों में ईमानदारी से बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं पूछ रहा हूं। मैं किसी राकेश टिकैत, किसी योगेंद्र यादव, किसी दर्शन पाल के लिहाज से पूछ रहा हूं कि जब एक वर्ग ये कह रहा था, और एक वर्ग क्या, बड़ा वर्ग उसी कमेटी के सामने, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने कह रहा था कि हमको चाहिए, तो उसको चर्चा कर लेने देते ना सर। ये छाती पे चढ़ के वापस करवा दिया, चर्चा भी नहीं की, ये तो गलत हुआ ना सर। नहीं, मैं उसी बात को रख रहा था कि अशोक गुलाटी जी ने एक बात ये भी कही है, इनकी मैं आंकड़े किस प्रकार के इन्होंने इस्तेमाल किए वो बता रहा हूं। इन्होंने ये कहा कि 10% फसल को एमएसपी को खरीदने के लगभग जो है 5.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, यानी कि टोटल फसल 55 लाख करोड़ की होगी, तभी 5.5 लगेंगे 10% खरीदने के लिए। अरे सारी एग्रीकल्चर जीडीपी एमएसपी की फसलें छोड़िए, सारी की कीमत करीब 32-33 लाख करोड़ है। तो इनका आंकड़ा इतना ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट है, जबकि एमएसपी की फसलों की कीमत जो है वो मात्र 12 लाख करोड़ है। पर पुष्पेंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं कमेटी के सदस्य क्या कह रहे थे इस पे हुई नहीं। मैं कह रहा हूं किसान क्या कह रहा था, जिसे देश का आंदोलन बताया गया, वो तो देश का नहीं था ना भाई, देश का किसान कह रहा था मेरे को चाहिए, आप लोगों ने नहीं आने दिया। कृष्णवीर चौधरी जी, क्या जो 85% किसान इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हमको यह कानून चाहिए था, उन लोगों के साथ ये अत्याचार नहीं हुआ कि कुछ लोगों ने मिलकर उस पूरे कानून को वापस करवा दिया? देखिए सुशांत जी, हमारी तो बहुत लंबे समय से एक मांग रही है, और मैं किसान यूनियन के अपने मित्रों को जानकारी दे दूं अगर वो भूल गए हों कि बीकेयू के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमारे साथ मिलकर कम से कम 25 सालों में उन्होंने 10 बार सरकारों से मांग की कि बाजार खोला जाए। बाजार के बिचौलियों ने किसानों का शोषण किया है। अगर वो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होती तो किसान आर्थिक रूप से क्यों टूटता? उन व्यवस्थाओं में उनमें सुधार की आवश्यकता थी, और गरीब उन किसानों को जो 85% है इस देश में, उसको बाजार चाहिए था। अब ये विरोध इन लोगों ने किया, लेकिन मैं पहले भी सुशांत भाई कह चुका हूं और आज फिर मैं आपसे बता रहा हूं कि ये टूल किट की व्यवस्थाएं और ये इंटरनेशनल साजिश मोदी सरकार के विरोध में देश में हिंसा भड़काने की साजिश थी, राजनीतिक थी, पूरी तरीके से राजनीतिक थी। अब ये योगेंद्र यादव ने जो कहा है कि हम तो पिच तैयार करें, तो उनका तो उद्देश्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट था, पहले दिन से स्पष्ट था। मैंने 87 से मैं आपसे कह रहा हूं तमाम किसान आंदोलनों में भागीदारी ली, लेकिन हमने ऐसा आंदोलन नहीं देखा जिसमें पिज्जा, बर्गर और शराब और लेके ड्राई क्लीनिंग और लेके ये सब पूरा जिम, ये सब भैया किसानों का क्या लेना देना इन सब चीजों से? कहां से ये सब हो रहा था? नहीं, तो और ये पुष्पेंद्र जी मुझे बताइए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपको बड़ा सीरियस आदमी मानता हूं, लेकिन उसी सीरियसनेस के साथ पूछ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, ये जो भाई साहब हैं, मैं इनको किसान नेता नहीं मानता, योगेंद्र यादव, ये जो भाई साहब हैं ये खुद घूम घूम के कह रहे हैं ना टीवी पर कि हम रोलर चला रहे थे, हम पिच बना रहे थे, विकेट तो अखिलेश यादव को गिरानी थी। क्यों रोलर चला रहे थे? किसने बोला था, किस किसान नेता ने बोला था कि आप चलाइए रोलर और अखिलेश यादव को पिच बना के दीजिए? नहीं, देखिए उनकी जो बात थी उसमें यह था कि भाई अगर हमारी बातें नहीं मानती है, गलत नीतियां बनाती है कोई सरकार, तो उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए हम लोग जो है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ही वहां पर चुनावी। अरे पर उनकी बात देश की बात नहीं थी ना सर, कमेटी कह रही है देश का किसान तो चाहता था, आपने तो उस किसान के अरमानों पर रोलर चला दिया योगेंद्र यादव ने। नहीं, मैंने अभी आपके सामने साबित किया कि अशोक गुलाटी जी, मैं अशोक गुलाटी की बात ही नहीं कर रहा। मुझे ये बताइए पुष्पेंद्र भाई, मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं। कमेटी में किसान कह रहे हैं हमको चाहिए कानून, चुनाव में किसान बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? अगर वो पूरे देश का आंदोलन था, बताइए पुष्पेंद्र भाई, ईमानदारी से आज बोलिए आप। नहीं, मैं थोड़ा समय तो मुझे दीजिए, मैं बता तो रहा हूँ कि जो अनिल घनवट जी हैं, मैं इनको ठीक तरीके से जानता हूँ। इस कमेटी में जो भी रिसर्च और आंकड़े दिए गए हैं वो अशोक गुलाटी जी द्वारा दिए गए हैं, जो रेगुलर कृषि पे लिखते हैं, आप भी पढ़ते होंगे उनके लेख, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके लेख में इतना वेरिएशन है जो मैंने आपको अभी साबित किया। ये जो मैंने आपको लेख इनका बताया, इसके जवाब में मैंने खुद 31 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा, और इनका जाते जाते सर आप और मैं पता नहीं आज कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो किसान चाहते थे कि ये कानून आए, उन्होंने वोट के जरिए बता दिया वो चाहते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने बता दिया, उन पे अत्याचार क्यों हुआ?
और कृष्णवीर चौधरी जी, एक छोटा सा जवाब जाते जाते दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। क्या अब यह कानून आना चाहिए दोबारा? भले कुछ सुधार हो जाए, कुछ उलटफेर हो जाए, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि वोटर और जिन्होंने जाकर बात की कमेटी से, उन दोनों ने कहा है कि हमको चाहिए। छोटा जवाब सर, कृष्णवीर जी। देखिए, कृषि कानूनों में सुधार समय की आवश्यकता है। किसान का बहुत शोषण हो लिया। किसान का भी अधिकार है कि उसको अपनी फसल का उचित मूल्य खुले बाजार में मिले। इसमें आपत्ति क्यों है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। ये सवाल तो पैदा ही नहीं होता। ये सवाल पंजाब से झूठ बोल के किया गया एमएसपी खत्म। देखिए, पंजाब में यही किसान आंदोलन करने वाले लोगों ने पार्टी बनाई। ये 85% किसानों के अधिकारों का पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बम्पर सीटें आ गई। और किसान क्या कह रहा था सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने, वो भी आपके सामने। अगर इसके बाद भी ये देश ये पूछता है और ये सोचता है कि ये देश का आंदोलन था, तो फिर इससे ज्यादा आश्चर्यजनक कुछ नहीं होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा, आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।